वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस 2026 के एग्जाम में। तो उनके लिए वीडियो खास है, क्योंकि इस वीडियो में 50 इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। मतलब ये हम लोग जो है ना ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बातें करेंगे। इसमें अगर बातें करें तो आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा इस वीडियो की, इस क्लास में, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण के क्वेश्चंस है, जो कि आप इसको अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इतना तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, जब आ जाए या नहीं आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास शुरू करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है, तो ध्यान दे, हिंदी मीडियम मतलब पूरे तरीके से हिंदी में हम बातें करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आय एवं व्यय खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाते से कैसे इसको बनाया जाए। पहली बात तो ये बोला गया आय, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर खाता बोले, या उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता बोले, ये कैसे बनाया जाता है। उसके लिए आपको क्या होगा बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया जाएगा, जो आय एवं व्यय खाता प्राप्त एवं भुगतान खाता अतिरिक्त जानकारी से ही आप तैयार कर सकते हो। जब तक आपके पास अगर मान लीजिए इनकम और एक्सपेंडिचर की बातें अगर नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, तो आप कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है। तो आय और व्यय खाते की तैयारी में शामिल जो चरण होते हैं, वो पहले प्राप्ति और भुगतान खातों से हम लोग आय और व्यय खाते बनाते हैं। पहले क्या करना होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे जो मेरे पास प्राप्ति कितनी है और भुगतान क्या है। जो प्राप्त होगा, जो भुगतान होगा, जो रिसीप्ट होगा, पेमेंट होगा, उसके आधार पे ही हम लोग जो है बना सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का खाता। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते समय जो है ना बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, ये फॉर्मेट, जो फॉर्मेट की जो मैं बात कर रहा हूं उसको आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, अगर आप बनाते हो प्राप्त एवं भुगतान खाता, तो सबसे पहले देखो जो प्राप्त वाले कहाँ है। तो प्राप्त वाले सारा का सारा डेबिट की बातें चल रहा है, भुगतान की बातें करें यहाँ क्रेडिट की बातें चल रहा है। इस सब का सब आपको प्राप्त, और यहाँ पे ये प्राप्त है और ये पेमेंट है। ठीक है, पेमेंट जा रहा है और यहाँ पे अगर बातें करें रिसिप्ट आ रहा है, तो आता है तो डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले इसके फॉर्मेट में ध्यान रखना पड़ेगा। तो फॉर्मेट जो भी है, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं। मेरा कहने से यहाँ पे सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा, ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मेट याद कर लेने बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है चालू संपत्ति क्या है। ये चालू संपत्ति नहीं है, ये चालू संपत्ति की बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है चालू खाता क्या है। खाता मतलब करेंट अकाउंट हम लोग किसको कह सकते हैं। देखो, खाता अगर कहा जाए तो वैसे एक तो आप देखोगे बचत खाता होता है जिसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं, इसके बाद यहाँ पे करेंट अकाउंट बोला गया। तो करेंट अकाउंट हम लोग देखते हैं बच्चा, खासकर बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस जो करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पर्पस के लिए खासकर करेंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है ना, सब जनरल अगर पब्लिक अगर कहा जाए तो वो करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। अब इसमें बात क्या आता है, इस करंट खाता में अगर बातें करें, जो चालू खाता होता है, इस चालू खाता में हम लोग कमीशंस रखने की बात करते हैं, पार्टनर्स के सैलरी रखने की बातें करते हैं, कैपिटल्स की बातें करते हैं। ये जो कैपिटल्स होता है, पूंजी होता है ना, तो पूंजी में से ही पार्टनर्स का यहाँ पे सारी चीज को एडजस्ट किया जाता है। तो हम लोग कहां पर रखते हैं, उसको चालू खाता में रखते हैं। ठीक है ना, तो चालू खाता खासकर व्यवसाय वाले लोग ही अपना सकता है, जनरल लोग नहीं अपना सकता है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए कौन सा खाता होता है, बचत खाता होता है। बाकी बहुत प्रकार के कहा जाए खाता होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, तो पूंजी खाते में होने वाले जो समायोजनों के लिए एक अलग रखा जाता है, जिसे चालू खाता कहते हैं। पूंजी पर ब्याज, जैसे देखिए क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं, कौन चीज और किस टाइप के यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। जब पूंजी पर ब्याज मतलब कैपिटल्स पे मान लीजिए इंटरेस्ट हुआ, आहरण पे हुआ। ठीक है, पूंजी पे ब्याज, आहरण पे ब्याज, ये लाभ हानि, ये वेतन, कमीशन, ये सब बोला गया दिखाया
नहीं जाता। ठीक है, आहरण दर ब्याज का कम हानि के हिस्से साझेदारों के वेतनों को पूंजी में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि इन्हें कहां दिखाया जाता है? करंट अकाउंट में। मतलब हम कह सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर कहा जाए तो हम लोग कमीशंस ये सब की सैलरी की बातें नहीं करते, सब कहां पर रख दिया जाता है? करंट अकाउंट में रख दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंकिंग फंड को परिभाषित करें। देखो सिंकिंग फंड क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल सा है। आप क्या इसको कह सकते हो? सिंकिंग फंड को दूसरे नाम से आप जान सकते हैं ऋण पत्र शोधन कोष या सिंकिंग फंड से इसको जानते हैं। हम इसको उस कोष से आशय रखते हैं जिसका निर्माण ऋण पत्र के शोधन हेतु या लाभ में से एक निश्चित धनराशि का प्रबंध करके दिखाया जाता है, लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। खासकर डिवेंचर्स के रिडेम्पशंस के टाइम जो है ना, प्रॉफिट को दिखाने के लिए हम इस खाता की बातें करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्या बोला गया? एक साझेदारी व्यवसाय की 4 विशेषता होना चाहिए। अच्छा, कोई भी अगर पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस अगर चल रहा है, उसके क्या 4 विशेषता हो सकता है? पहली व्यवस्था यहाँ पे विशेषता ये हो सकता है कि ये 2 से कम की बातें नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों के मिलके अगर कोई फर्म बना रहा है, बिजनेस बना रहा है, तभी उसको आप क्या कह सकते हो? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर कहा जाए बच्चा, यहाँ पे 1956 की बातें चले, वो कंपनीज एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट की बात अगर कहें जहां पे साझेदारी अधिनियम जो 1932 ईस्वी के हिसाब से जो बना था, उसके हिसाब से अगर बात करें, और यहाँ पे बोला गया पार्टनरशिप, ये कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी अधिनियम के तहत जो कौन से बिजनेस में, कौन से व्यवसाय में कितना पार्टनर्स हो सकता है। तो यहाँ पर 1956 के हिसाब से बताया गया है, जब बैंकिंग सेक्टर में 10 होना चाहिए और अलग व्यवसाय में 20 से होना चाहिए, लेकिन अब इससे ज्यादा बढ़ चुका है। जो कंपनीज एक्ट, नया जो कंपनी अधिनियम बना है 2013, उसके तहत जो है ना अब 200 तक हम लोग जो है ना पब्लिक कंपनी के हिसाब से प्राइवेट कंपनी की तरफ से बातें कर सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी बात जो पब्लिक कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, उसमें अलग अलग बातें हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई कम से कम 2 लोगों का मिलके ही जो साझेदारी, जो बिजनेस चलता है, उसी को बोलते हैं साझेदारी। उसके बाद दूसरा विशेषता ये है, ये एक लीगल होता है। ये अधिनियम के तहत ही आपको जो है ना पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी कर सकते हैं, या तो 1932 के साथ बात करें, या कंपनी के जो एक्ट 2013 आया अधिनियम, उसके तहत बातें करें। ये तो हुआ दूसरा बात है। तीसरी बात ये है, जो ये विशेषता ये है क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे जब ये अधिनियम के तहत जब कोई भी पार्टनरशिप जब फॉर्म किया जाता है, तो वो एक लीगल प्रोसीजर होता है। इसमें अगर इसको टूटना भी होगा या जोड़ना भी होगा तो सीधा कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉसेज की बातें होगा, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है। कैपिटल्स की बातें होगा, ये भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे 4 नहीं, बहुत सारे विशेषता होते हैं। तो फिलहाल आपको मैंने इतना बात बता दिया इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? अधिलाभ क्या है? अब अधिलाभ की अगर बात करें तो अधिलाभ जो होता है वो सामान्य जो लाभ होता है ना, उससे अधिक, मतलब जितना सोचे भी नहीं थे उससे ज्यादा प्रॉफिट की बातें कर लेते हैं। जैसे बोला गया है, जब व्यवसाय का वास्तविक औसत जो भी लाभ होगा, व्यवसाय का जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा बिजनेस का, उसमें से अगर हम लोग जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको अगर माइनस कर दे बच्चों, तो वहां पे वो अधिलाभ कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का, प्रश्न संख्या 6 का। बोला कि लाभ न कमाने वाले संस्था से संबंधित 4 मदों को लिखिए। तो लाभ न कमाने वाली, अगर मेन जो 4 पॉइंट है जहां से लाभ न कमाने वाले संस्था को पैसा आएगा, या हम कह सकते हैं उसके वजह से ये बिजनेस जो है ना, खासकर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो चल पाता है। पहला यहाँ पे ये है जो वो चंदा या अभिदान से चलता है। दूसरी बात, या तो सिर्फ दान से चलता है, सब्सक्रिप्शन से यहाँ पे चला, यहाँ पे सिर्फ डोनेशन के हिसाब से चला। उसके बाद या तो लेगेसी के हिसाब से चलेगा, या तो बोल सकते हैं यहाँ पे होनोरारियम, या बोल सकते हैं मानदेय के हिसाब से चलता है। ठीक है ना, ये 4 है ना मद याद रखिएगा। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आने के अगर बातें करें बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि बच्चों यहाँ पे 7वां नंबर, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले साझेदारी अधिनियम की किन्हीं 4 व्यवस्था को ध्यान रखें। यहाँ पे मैं सिर्फ ये नाम बताने वाला हूं, आप लोगों का काम यहाँ पे बस ये है जो बताना कमेंट में। जैसे बोला गया, अगर मान लीजिए
कोई पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट या डीड की बातें नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कोई डीडे नहीं बना, कोई डीड नहीं बना, कोई डीड नहीं बना है। तो अगर कोई संलेख नहीं बना, कोई डीड नहीं बना, तो उस केस में आपको यह बताना है बच्चों कमेंट में, जो वेतन एवं कमीशन की बात चलता है, मुझे देना है या नहीं देना। लाभ का विभाजन कैसे होगा, बराबर होगा या हम कह सकते हैं पूंजी के आधार पर होगा या कैसे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। फिर बोला कि पूंजी पे ब्याज कितना देना है या नहीं देना है, ये आपको कमेंट में बताना है। चौथी बात बोला गया जो आहरण पे ब्याज है, ये 4 ऐसी व्यवस्था है जहां पे अगर अनुपस्थित रहता है संलेख, मतलब कोई भी एग्रीमेंट या डीड नहीं बना हुआ है, तो उस केस में 4 बात पे सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। और इस चारों बातों पे खासकर अगर कहा जाए तो क्या देना है, क्या नहीं देना है, कितना देना है, ये सबसे मेन मुद्दा होता है, ये 4 बात, ठीक है। ये 4 बात याद रखिएगा, किस पे हाँ या किसी पे ना। अब यार रहा यहाँ पे जब वेतन एवं कमीशन कितना देना है या नहीं देना है, जब एग्रीमेंट की बात हो वो उतना देना है और नहीं है तो कोई बातें नहीं, वो देना ही नहीं, ठीक है। लाभ का विभाजन दिया है या नहीं दिया है तो बराबर की बातें चलेगा। पूंजी पे ब्याज हमको कितना देना है, 6% देना है या 10% देना है, वो तो टेबल के हिसाब से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बातें करें, ये भी है जो आपको टेबल के हिसाब से कितना देना है या नहीं देना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये दोनों मैंने बोला आपको कमेंट के हिसाब से आपको देना है कितना परसेंटेज आप ये दोनों पे दे सकते हो, ठीक है। बाकी बात ये 4 बातें याद रखना, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम जो है ना अगला जो क्वेश्चन है 8, 9, 10 जो 3 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं आखिर वो कौन सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये थ्योरेटिकल, बीच में 3 जो है क्वेश्चंस बच्चा वो न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहला अगर बातें करें जो 8 नंबर है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो ए बी और सी साझेदार है जो लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, बांटते हैं। अब 1 अप्रैल 2010 के प्रभाव से लाभों को बराबर अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है। आपको त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है। तो लाभ के अनुपात में परिवर्तन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब त्याग का अनुपात क्या बनेगा, पुराना अनुपात में से नया अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। अब लाभ प्राप्ति का अनुपात क्या होगा, वही जो ऊपर में लिखे, नया अनुपात में से पुराना अनुपात हो जाएगा। अब यहां पे देखो एबीसी का जो पुराना अनुपात दिया गया है वो पहले ये चल रहा था, बराबर बराबर चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश से 1 अप्रैल 2010 को बोला गया 3:2:1 में बांटने की बातें चल रहा है। तो यहां जो दिख रहा है बच्चा, ये जो होगा ये होगा नया अनुपात, ये है नया, और जो बराबर जो बांट रहा था वो था पुराना। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, ये जो आपको 3/6 दिया गया तो पुराना में से, ठीक है ना, पुराना जो अनुपात, सॉरी ये नया अनुपात है, तो नया अनुपात में से पुराना अनुपात को माइनस कर देना है, तो आपको त्याग अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में जो है ना बहुत सारे बना हुआ है, जिसमें त्याग अनुपात, ठीक है ना, लाभ अनुपात, ये सब आपको बना लेने हैं। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आते ही आते हैं। बस यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो किस टाइप के आएगा सर जी, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे न्यूमेरिकल जब भी अगर आएगा तो कुछ इस टाइप का आएगा, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा, हिडन गुडविल को निकालने के लिए आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 महीना या बोल सकते 1 साल बाद निकालने के लिए आएगा। तो इस सब पहले क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना और आपका ये जो अनुपात दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको दिख जाएगा। तो ए का त्याग 1/6 है और बी का त्याग क्या है 0 यहाँ पे 3 निकला, और सी का लाभ अनुपात है -1/6 हुआ, ठीक है। इसके हिसाब से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वो ये है, जो नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 8वां नंबर के हिसाब से नामा, देखो यहां भी गुडविल के बारे में मैंने बात बोला, जो एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्ष में अर्जित लाभ एवं हानि निम्न प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया, यहाँ जो दिया गया पहला साल जो है 12,000 का प्रॉफिट है, 14,000 का प्रॉफिट है, 16,000 का प्रॉफिट है, फिर 20,000 का लाभ और 2,000 का हानि हुआ। कितने साल है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो सबको जोड़ो, ठीक है ना, जोड़ घटाव करो। तो 12,000, 14,000, 16,000, 20,000 सब यहाँ पे जोड़ने के बाद अब 5वां 1, 2, 3, 4, अब 5वां साल में क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको जोड़ने के बाद आ रहे 62,000, जिसमें 2,000 रुपया का लॉस हो गया, तो 62,000 में से 2,000 रुपया अगर चला गया तो कितना बचेगा बच्चा, 60,000। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा ही,
एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है माइनस प्लस करने के बाद उसको जितने साल से है उसको उससे डिवाइड कर देना। तो 5 साल का है तो 60,000, पहले तो 62,000 हुआ, 62,000 में से 2,000 रुपया लॉस था तो उसको माइनस करने पे आ गया 60,000। अब 60,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, ये निकला एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे बोला गया जो ख्याति का मूल्य निकाले यदि वो पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ के दोगुना है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया है उसका दुगुना कर देना है, तो निकल के आ गया 24,000। तो यहाँ पे गुडविल का जो अमाउंट होगा बच्चा, वो जो ख्याति का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों आपको 5 मार्क्स में भी है, 5 मार्क्स में भी है और खासकर ये 2 मार्क्स में भी है। लेकिन ये 2 मार्क्स के कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। मेरे कोडिंग के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा जो है ना ध्यान में रख के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, वो मैंने लगातार की बातें करा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मैंने 2 मार्क्स की कैटेगरी में रखा है और 5 मार्क्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 2 मार्क्स में। क्या करें यहाँ पे, निम्न स्थितियों में से रश्मि और बिंदु के वसूली खाता, मतलब हम लोग रिलेशंस अकाउंट की बातें कर रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं बच्चों, आपको 3 अकाउंट खासकर ज्यादा से ज्यादा याद रखने की जरूरत है। 3 अकाउंट के फॉर्मेट, एक हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट और तीसरा है रिलेशंस अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप के जितने भी हैं, चाहे एडमिशंस की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बातें करें, ठीक है ना, या डेजुलेशंस की बातें करें, वो हर एक केस में जो फॉर्मेट दिया गया है वो याद कर ले। फॉर्मेट तो पूरे याद कर लेना, हम तो यही कहें, ठीक है ना। फॉर्मेट अगर याद करें, क्वेश्चंस बने या ना बने, एग्जाम में बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस बने या ना बने, आप फॉर्मेट याद करके ले जाओ, उसके जगह पे फॉर्मेट लिख देना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो आपका वैसे भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, कम से कम इतना ध्यान रखो। अगर आपको फॉर्मेट याद है और क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि आपको पता नहीं चले कि इसको किधर जाकर ट्रांसफर करें, स्थानांतरित करें, ठीक है ना, तो आप सीधा फॉर्मेट लिख दो, काम चल जाएगा। ठीक है, काम चल जाएगा। कम से कम अगर 5 मार्क्स का नहीं है कुछ, तो फॉर्मेट के आधार पर सही सही लिखते हो 2 मार्क्स मिल भी करेगा। ठीक है, कंप्लीट तो कटेगा नहीं, लेकिन याद रखने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते बच्चों, तो बोला गया यहाँ पे वसूली व्यय की जो राशि है, खर्चा है, खर्चा हमेशा ध्यान रखना है डेबिट होता है, और वैसे भी जो वसूली खाता होता है ना वो वैसे खर्चा होता है। तो जितने भी खर्चा होता है जिसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। और रिलेशन अकाउंट यहाँ पर अगर डेबिट हुआ बच्चों, तो ये तो डेबिट में तो लिखबे करेंगे, लेकिन आप बताओ यहाँ पे जो क्या खर्चा हुआ, तो आप बोला कि वसूली व्यय की राशि जो है ना 1,08,000 रुपया है, तो यहाँ पे 1,08,000 रुपया कहां से आ गया, सिर्फ जो है ना 1 लाख की बातें चल रहा है, वो मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट कर देना है। दूसरा बोला गया वसूली व्यय की राशि 30,000 रुपया का भुगतान रश्मि ने किया। अब रश्मि ने किया तो जो किसके खाता से जा रहा है, किसके पॉकेट से जा रहा है, रश्मि के, इसीलिए जिसके खाता से जाता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, लेकिन कहां जाता है तो खर्चा में, इसीलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा रश्मि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, जो भी विघटन का प्रक्रिया हुआ है उसमें बोला गया वसूली व्यय का वहन किया गया, जिसके लिए प्राथमिक जो 70,000 रुपये दिया जाए उसका रश्मि द्वारा वास्तविक व्यय 1,20,000 रुपया किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट की अगर बातें करें 70,000 रुपया की बातें चल रहा है। ठीक है ना, देखो रिलेशन अकाउंट तो यहाँ पे डेबिट तो होबे करेगा, टू कैश जो कि रेम्यूनरेशन 70,000 रुपया की बातें चल रहा है, और टू रश्मि का जो कैपिटल है वो 20,000 रुपया की बातें चल रहा है, क्योंकि रश्मि द्वारा वास्तविक व्यय जो है ना 1,20,000 रुपया किया गया था। तब 1,20,000 रुपया की बातें तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, 70,000 रुपया ठीक है, लेकिन रश्मि द्वारा वास्तविक व्यय कितना था 20,000, तो ये यहाँ पे 20,000 की बातें चलेगा, 1,20,000 70,000 ये तो गलत मिसप्रिंट है। ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 20,000 की बातें चलना चाहिए, 20,000 में जो है वो 70,000 रुपये दिया गया, तो ये दोनों जोड़कर 90,000 रुपये खासकर रिलेशन अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये आपको एंट्री कर लेना, ये एंट्री सब सही लिखा है, बस यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं होगा, 90,000 आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 जो मैंने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बातें करा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको अधिक से अधिक ज्यादा ध्यान दें। देखो क्या है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप याद करके जाते हो और लिखते हो तो वहां पे आपको
एक आध मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बच्चा अगर बनाते हो तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, ये तो आप 100% अपने आप को श्योर कर लो, जो मिलवे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अगला प्रश्न के तरफ, जो कि हम लोगों को अब चलना है थ्योरेटिकल। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो अभी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है उस पे हम लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला गया यहाँ पे साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हो? तो जो भी पार्टनरशिप है उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है, तो उससे आप क्या समझते हो बच्चा? तो बोला कि साझेदारी एक समझौते के परिणाम है जो व्यक्तियों में किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे साझेदारी समझौता या ठहराव एग्रीमेंट में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव को समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव शुरू हो जाता है ना। पहले से जो व्यवसाय चल रहा है जिन पार्टनरों के बीच में वो तो ठीक है, लेकिन जब कोई नया पार्टनर अगर आता है, जब कोई नया साझेदार अगर आएगा या जाएगा, तो उसके बाद जो है ना वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और इसी परिवर्तन को हम लोग जो है ना फिर से एक साझेदारी का एक नया फॉर्म देते हैं, मतलब पुनर्गठन करते हैं। उसी को कह सकते हैं यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दूसरे शब्दों में साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है तो लेकिन एक नया समझौता बनता है, उसकी तरफ काम किया जाता है। बात समझ में आया? इसको अगर सिंपल से भाषा में अगर कहें तो यहाँ जो बातें कह रहा है, जो साझेदारी फॉर्म की पुनर्गठन से आप क्या समझते हो? तो साझेदारी का जो पुनर्गठन होगा ना बच्चा, पहले से जो समझौता बना हुआ है, अब किसी कारणवश अगर मान लीजिए कोई पार्टनर अगर आ जाता है या चले जाता है, तो उस केस में फिर से दोबारा जो है कंपनी के जितने भी लाभ हानि खाता है या बिजनेस के जो आर्थिक चिट्ठा है सबको पुनः तैयार किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हो साझेदारी का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि ख्याति की दो विशेषता बताए, मतलब यहाँ पे हम गुडविल की बातें कर रहे हैं, तो ख्याति ये क्या गुडविल की बात कर रहे हैं। तो पहला बोले यह एक अदृश्य, ये एक क्या है अदृश्य, मतलब ये इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं। ख्याति ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अगर कहे तो सालों दर सालों चलते रहता है। ये नाम, ये ब्रांड, ये इंटेंजिबल होता है। जैसे हम बात करें ट्रेडमार्क की बात करें, कॉपीराइट की बात करें, पेटेंट की बात करें, ये सब क्या है? ये सब इंटेंजिबल है, ये सब ख्याति है। ठीक है ना, जो लंबे समय तक चलता है। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो ख्याति की जो दो विशेषता बोला गया है, तो पहला कह सकते हैं ये इंटेंजिबल है। दूसरी बात, ख्याति के मूल्य के निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा, वो गुडविल का वैल्यूएशन कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रहे। ये जरूरी नहीं है जो एक के बार में सारे काम हो जाएगा, कभी हम और हमेशा प्रॉफिट होगा। ब्रांड में कभी ऊपर नीचे होना ये आम बात होता है, खासकर बिजनेस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो जो कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि ख्याति के मूल्यांकन के 3 विधियां का नाम बताए। मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। तो पहली बात बोला कि औसत लाभ विधि, मतलब एवरेज मेथड से भी हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। दूसरी बात बोला कि अधिलाभ का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। तो गुडविल का जो सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन आता है बच्चा, वो आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड से हमेशा ध्यान रखना होगा कम से कम फॉर्मूला और कौन कितने मेथड होते हैं ये ध्यान रखें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन जो 50 है, पूरे कंप्लीट बुक की बातें मैं कर रहा हूँ, कौन कौन से आएगा उसके तरफ। ये औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजी विधि, मतलब कैपिटलाइजेशन विधि के द्वारा हम लोग है ना गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या बोला गया 14, ऋण पत्र शोधन की एक मुफ्त भुगतान पद्धति क्या है? तो इसको देख सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत कंपनी अवधि की समाप्ति के बाद ऋण पत्र धारियों को कुल राशि एक मुश्त देकर ऋण पत्र को शोधन कर देते हैं, मतलब रिडम्पशन। एक के बाद जो भी पैसा उसा हुआ सबका हिसाब करके जो भी देना है ऋण पत्र, ऋण के हिसाब से पूरे तरीके से मुक्त हो जाओ, उसी को बोल सकते हैं ऋण पत्र शोधन की एक मुफ्त भुगतान पद्धति। ठीक है, या विकल्प के रूप में पूर्व में भी भुगतान कर सकते हैं, एक तरीके से इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली राशि को फिनिश करना होता है इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें 15 नंबर, बोला कि गैर व्यावसायिक संगठन के द्वारा किस प्रकार के लेखांकन विवरण तैयार किए जाते हैं? तो गैर व्यावसायिक संगठन, ठीक है, तो गैर संगठन की अगर बातें करें, हम लोग बात कर रहे हैं
नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब की बातें करें, ठीक है, या ऑर्फेन्स की बातें करें, या क्रिकेट क्लब की बातें करें, मतलब अलग अलग जो क्लब होते हैं या सब्सक्रिप्शंस वाले या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी बातें कह सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया है बहुत सारे होते हैं। उसमें बोला गया है जो वो गैर व्यवसायिक जो संगठन होता है उसमें किस प्रकार का खाता बनाया जाता है। जब हम लोग वो चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप किस किस प्रकार का खाता बनाए थे, है ना। तो पहली बात ये, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जब भी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अगर चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आप सबसे पहले बनाए होंगे बच्चा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट खाता। दूसरी बात इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर खाता आपने बनाया होगा। और तीसरा अगर बातें करें तो बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 खाता बनाए जाते हैं गैर व्यवसायिक संगठन के द्वारा, ये ध्यान रखना होगा। पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, दूसरा बोला गया आय एवं व्यय खाता, और तीसरा बोला गया आर्थिक चिट्ठा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 क्या कहना चाह रहा है, बोला कि फंड पर आधारित लेखांकन क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि जो लेखांकन किसी स्रोत से संबंधित हो उस स्रोत पे आधारित लेखांकन को कहा जाता है। खासकर गैर व्यवसायिक संगठन का मुख्य तौर पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्रोत पे आधारित लेखांकन से संबंधित होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट क्लब की बातें करें, फुटबॉल की बातें करें, मेडिसिन की बातें करें, ऑर्फेन्स की बात करें, ये सब फंड के बेसिस पे कभी कभी ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। जो ये फंड ये देने वाला है, जैसे मान लो केबीसी का, तो केबीसी में अगर बातें करें तो कोई ऐसे बड़े बड़े से एक्टर आते हैं, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, तो क्या करते हैं, जब मैं सिर्फ यहाँ पे किसी को फंड देने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए मैच खेल, मतलब केबीसी खेल रहा हूं, ये गेम खेल रहा हूं, जो भी मैं इसका धनराशि जीतूंगा मैं इसको डोनेट करने वाला हूं, ऐसा आपने सुना होगा केबीसी में, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ यहाँ पे भी वो फंड बेसी अकाउंटिंग माना जाएगा, तो इससे संबंधित होता है। फंड किसी खास उद्देश्य से उगाए जाते हैं जो स्रोत पे आधारित होता है, चाहे वो नेत्रहीन के लिए हो, ठीक है ना, या अनाथालय के लिए हो, या हम कह सकते हैं बूढ़े जो होते हैं वृद्धाश्रम हो, ठीक है ना। ये सब के लिए भी खासकर फंड बेस चलाए जाते हैं, फंड चलाए जाते हैं। या कोविड है, उसमें जो भी अगर मान लीजिए फंसे हुए थे उसके बारे में फंड के हिसाब से आया था, तो अलग अलग फंड बेस खासकर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में ही चलाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साझेदारी संलेख क्या है, मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखना ये प्रश्न 100% आएगा, जो साझेदारी संलेख क्या होता है। ठीक है, तो बोला कि साझेदारी की स्थापना साझेदारों के आपसी समझौते के आधार पर होती है। यह समझौता मौखिक या लिखित रूप से, दोनों रूप से हो सकते हैं। साझेदारों के बीच साझेदार की व्यवसाय की व्यवस्थापन या स्थापन, ठीक, और उसका संचालन करने के लिए जब लिखित समझौता होता है तो उसे साझेदारी संलेख कहा जाता है, और इस पर साझेदारी के हस्ताक्षर होता है और आवश्यक स्टाम्प भी लगे हुए रहते हैं। आपको मैं अगर एक भाषा में अगर समझाऊं तो साझेदारी संलेख आपसी पार्टनर्स, मतलब साझेदारों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें निम्न या विभिन्न प्रकार की अगर बातें करें, बातें या शर्तें को लिखा जाता है, और अंततः अगर बातें करें वो कंपनी अधिनियम और पार्टनर्स क्या बोलते हैं, पार्टनर्स के एग्रीमेंट के तहत, साझेदारी एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत वो डीड बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने समझ गया, यहाँ पे सब बातें भी लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, कम से कम इतना तो याद कर लेना बच्चा। ठीक है, इतना तो याद कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लिया करो, या तो पॉज करके उसको थोड़ा देखो क्या प्रश्न है नहीं है, वो आपको 100% में बातें कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बोला गया 18 नंबर, साझेदारों के पूंजी खाते तथा चालू खाते में 2 अंतर बताना है। ये भी तो आपका इंपॉर्टेंट ही बातें है। बोला गया पूंजी खाते में साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी को लिखा होता है, साझेदारे द्वारा जो पूंजी लगाया जाता है उसका बातें होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं बच्चा, तो बोला गया चालू खाता में लाभ हानि, वेतन आहरण आदि व्यवहार का समायोजन किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया था आपको चालू खाता, ठीक है, तो यहां से भी आप देख सकते हो। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये, अस्थायी पूंजी खाते में तभी परिवर्तन होता है जब साझेदार अनुबंध द्वारा किसी समय पर पूंजी बढ़ाने या घटाने का निश्चय करे।
ठीक है। लेकिन चालू खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलते रहता है, ये आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ये आपको 100% ध्यान रखना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 19 नंबर, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कौन सी रकम पाने का अधिकार है। मान लीजिए जो रिटायरमेंट ले लिए, ठीक है ना, अब जब रिटायरमेंट करेगा तो उस केस में जो साझेदारी जो फॉर्म था उसमें से उस क्या बोलते हैं, जो आपका रिटायर हो चुका है उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो क्या क्या हो सकता है, तो बोला कि अवकाश करने वाले साझेदार की विभिन्न रकम पाने का वो अधिकार होता है। पहली बात ये, पहला यहाँ पे ये है जो ख्याति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ख्याति मतलब क्या, गुडविल, तो जो भी गुडविल होगा, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी गुडविल का पोर्शन एक अनुपातिक मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे संचय में हिस्सा का प्राप्त करने का अधिकार, जो भी जब बिजनेस चल रहा था, अब बिजनेस चलते समय जो संचय खाता था, रिजर्व खाता था, उस खाता में जो रुपया पैसा रखा होगा वो भी पाने का अधिकार है। तीसरा बात ये, संपत्तियां और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा, रिवैल्यूएशन खाता बनाया जाता है और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसमें से जो भी उसको प्रॉफिट या हानि मिलेगा उसको भी वो पाएगा। तो यहाँ पे ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, जो खासकर जब अवकाश या रिटायरमेंट अगर पार्टनर्स अगर लेता है तो उसको ये प्राप्त होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, बोला गया यहाँ पे एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये तो हुआ इंग्लिश में। अगर हिंदी में देखें तो बोला गया धन का समर्पण का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया यह बड़ी राशि होती है, संस्था के आधार के मजबूत होने में सहायता पहुंचाने के लिए दी जाती है, ठीक है। इसे बैंक आदि में जमा किया जाता है। एंडोमेंट फंड की अगर बातें करें बैंक में ही जमा किया जाता है, या हम कह सकते हैं विनियोजित कर दिया जाता है। विनियोजित का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जो पैसा रखा रहता है एंडोमेंट फंड में उस फंड को यूज करके प्रॉफिट मकसद से उसको लगा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इसका ब्याज आदि जो आय के आयगत व्यय के लिए प्रयोग किया जाता है और इस शुल्क को चिट्ठे में मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कहें तो इसको दिखाया जाएगा। किसको, एंडोमेंट फंड को बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड होगा उसको दिखाते हैं, पर इसकी आय और व्यय खाते में आय माना जाता है। लेकिन इसको सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखें इनकम और एक्सपेंडिचर खाता में इसको लिखा जाता है इनकम के रूप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। 20 नंबर समझ में आ गया एंडोमेंट फंड क्या होता है। ये फंड खासकर इनकम और एक्सपेंडिचर्स में ही लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसमें से जो भी बैलेंस करके बच गया है तो हमको क्या करना होगा, लायबिलिटी साइड में उसको ट्रांसफर कर देना है बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो, जिसको आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, बोला कि अस्थाई पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल, इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, फिक्स्ड कैपिटल। और ये बोला गया है फ्लक्चुएशंस कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएशंस कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है ये आपको बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में जो अंतर है वो पहला ये है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल का मतलब अस्थायी पूंजी का। तो बोला गया इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाता बनाया जाता है, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। ये याद रखिए, ये याद रखना है। अगर आपको उसका फॉर्मेट याद नहीं है, जैसे इस दोनों का फॉर्मेट अगर याद नहीं है तो कम से कम क्या डिफरेंसेस है ये याद रखने की जरूरत है। ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे अस्थायी पूंजी के लिए बात करें तो बोला कि इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए दो खाते, पूंजी खाता और चालू खाता रखे जाते हैं। दूसरी बात, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बोला कि पूंजी खाते के शेष एक समान होते हैं। आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन चालू खाते में दिखाया जाता है। ये 3 बातें कम से कम फिक्स्ड कैपिटल जो कह सकते हैं अस्थायी पूंजी खाते में इसको यूज करना होता है, ठीक है बच्चों। याद कर लेना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को, ठीक है। अब बोला कि परिवर्तनशील पूंजी क्या होता है, तो इसे प्रत्येक साझेदारी के लिए केवल एक खाता, पूंजी खाता बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखें परिवर्तनशील पूंजी में सिर्फ एक ही खाता बनता है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको पूंजी खाता, ठीक है। अब दूसरी बात, परिवर्तनशील खाते का शेष प्रतिवर्ष इसमें बदलते रहता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एक समान रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बदलते रहता है। तीसरी बात, आहरण में ब्याज, पूंजी पे ब्याज आदि संबंधित समायोजन पूंजी खाते में दिखाए जाते हैं। मतलब ये पूंजी खाते में दिखाया जाता है क्या चीज, तो यहाँ पे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इंटरेस्ट ऑन, अगर बात करें कैपिटल्स, ये सब जो है ना बोला गया है कैपिटल्स अकाउंट में मतलब पूंजी खाता में दिखाया जाता है। लेकिन आपने देखा जो अस्थाई वाला पूंजी होता है इसमें समायोजन होती करंट खाता में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस बात को नोट कर लेना है, याद कर लेना है, जो मैंने किस पे क्या डिफरेंसेस की मैंने बातें बोला। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बातें करें 22 नंबर बोला गया है लाभ प्राप्ति अनुपात किसे कहा जाता है, साझेदारी को अवकाश ग्रहण के समय कैसे निकालेंगे। देखो अगर कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट अगर ले लिया गया है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो वो होता है आपका अवकाश हिंदी में। तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से या उसकी मृत्यु होने की भी भविष्य बोला गया, मृत्यु होने से भविष्य में लाभ को साझेदार में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिटायरमेंट ले लिया या कोई डेथ कर गया अचानक तो उसके भी प्रॉफिट को बांटा जाता है। अंततः इस व्यवस्था में शेष जो साझेदार बचा हुआ साझेदार के लाभ के हिस्से में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। अब मान लीजिए कोई बिजनेस अगर कर रहा है, अब बिजनेस कर रहा था, 3 पार्टनर्स बिजनेस कर रहा था, उसमें से एक पार्टनर या तो रिटायरमेंट ले लिया या तो एक पार्टनर अगर डेथ कर गया तो उस केस में क्या होगा, जब 2 पार्टनर बचा हुआ है उसको क्या होगा, उसके लाभ के हिस्सों में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगा। अंततः अगर बात किया जाए मतलब अतः शेष जो साझेदार के जो बीच जिस अनुपात में यह वृद्धि होती है इस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो पार्टनर बचा हुआ है उसके बीच में जो रेशियो बचेगा उसको लाभ प्राप्ति या गेनिंग रेशियो कहेंगे। बात सही है ना। मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी 3 पार्टनर था, इसमें से बी अगर गायब हो गया तो ए और सी में जो लाभ हानि है वो बढ़ जाएगा। पहले 3 पार्टनर में प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, अब 2 पार्टनर के बीच में प्रॉफिट या लॉस होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। वैसे चांसेस क्या है, गेन करेगा, उसको लाभ प्राप्ति ज्यादा होगा, है कि नहीं। पहले 1,000 रुपया अगर मान एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए 1 साल में वो कंपनी अगर 36,000 रुपया कमा रहा था जहां पे 3 पार्टनर था, तो यहाँ पे हर एक पार्टनर को 12,000 रुपया मिल रहा था। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उतना ही है 36,000 है, लेकिन एक पार्टनर को डेथ होने से अब उसको कितना मिलेगा, 18,000 रुपया। मतलब 18,000 में से अगर 12,000 रुपया को अगर माइनस कर देते हो बच्चा तो रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया का क्या हुआ, गेन मतलब लाभ प्राप्ति हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे अब लॉस होगा तो लॉस भी प्राप्ति होगा, ऐसा थोड़ी है जो हमेशा लाभ ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लॉसेज रेशियो भी इसको कह सकते हो। बोला यह अनुपात इसीलिए ज्ञात किया जाता है क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अपनी ख्याति की राशि इस अनुपात में शेष साझेदारों से वसूल करेगा। अवकाश ग्रहण करने के बाद शेष साझेदारों के लिए लाभ हानि विभाजन अनुपात नहीं दिखाए जाते हैं। यह एक माना जा गया कि शेष साझेदारों को अपने पुराने अनुपात की गणना का प्रत्येक साझेदार के नए अनुपात से पुराना अनुपात को घटाकर की जाएगी, ये इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जो नया रेशियो बनेगा डेथ होने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद जो नया रेशियो बन जाता है वो नया रेशियो में से पुराना रेशियो को माइनस कर लेंगे तभी पता चलेगा जो लाभ प्राप्ति उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये था 22 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया यहाँ पे कंपनी से आप क्या समझते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी जो कोई ब्रांड बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस ब्रांड या कंपनी, तो कंपनी जो हमेशा बनता है बच्चा एक लीगल प्रोसेस से बनता है। वो कंपनी के अधिनियम 2013 के हिसाब से बनता है जो कि एक लीगल प्रोसेस के द्वारा होता है। ये एक आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये सीलिंग होता है जहां पे ये एक ऑथेंटिक कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में अविभाजित होती है, अर्थात इसके अंश मतलब शेयर साधारण तथा खरीद तथा बेचे जा सकते हैं और सदस्य के उत्तरदायित्व साधारणतः सीमित होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं। जो भी अगर पार्टनर्स उसमें या जो भी सदस्य बनेगा उस सदस्य का जो लायबिलिटी होगा या उत्तरदायित्व होगा वो लिमिटेड में होता है, सभी सीमित में होता है। इसका अस्तित्व बोला गया अस्थायी होता है नहीं। कंपनी का जो परपेचुअल जो सक्सेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब आप जो कंपनी बनाओगे
वो विश्व में कहीं भी उसके नाम से वैसे नाम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक फिक्स हो जाता है, अस्थाई हो जाता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। एक विधान के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। अब इसको बनाएगा कौन? तो हम लोग जैसे इंसान ही बनाएगा, कृत्रिम होता है। तो कंपनी हमेशा क्या होता है? मैनमेड होता है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका व्यवसाय एक सार्वमुद्रा द्वारा शासित होता है, और कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर तथा कंपनी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकती है। मतलब ये कंपनी अगर कुछ गलत करेगा, कंपनी के द्वारा कोई भी बातें अगर गड़बड़ होता है तो कोर्ट उस कंपनी को जो है सजा दे सकती है ना। दूसरी बात इसको ऐसे समझो, अगर कोई पब्लिक है, कोई जनता है, कस्टमर है, वो अगर कंपनी के साथ अगर कुछ धोखाधड़ी करता है, उल्टा पुल्टा करता है, तो कोर्ट पब्लिक को भी क्या कर सकता है? सजा दे सकता है। मतलब ये कंपनी व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति कंपनी के ऊपर, दोनों जो है यहाँ पे एक दूसरे के अगर बात कहें अभियोग चला सकता है। ठीक है, यही होता है कंपनी। नेक्स्ट बोला गया ऋण पत्र क्या है? जिसको बोलते हैं डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स क्या होता है बच्चों? आपने इतना दिन पढ़ा, इतना महीना पढ़ा, और अभी एग्जाम का समय है तो सारी चीज भूल गए। बोला गया ऋण पत्र कंपनी का सार्वमुद्रा मतलब कॉमन शेयर्स होते हैं, जो स्वीकृत तथा निर्गमित और ऋण प्राप्ति का प्रमाण पत्र है, जिस पर ऋण संबंधित शर्त जैसे ब्याज की दर, अवधि, शोधन की विधि आदि उल्लेखित रहती है। वस्तुतः यह कंपनी की ऋणदाता प्रतिभूति होती है। मतलब ये डिवेंचर्स पत्र की अगर बातें करें बच्चा, तो बोला गया है ये एक ऐसा पत्र होता है जो कॉमनशील, ऑथेंटिक, नियम और कब कितना पैसा देना है, ब्याज नहीं, वो सब बातें इस पे लिखा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बाकी बात ये आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 25 नंबर। बोला गया यहाँ पे समता अंश क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी होता है ना, उसका अगर कहा जाए तो एक तरीके से मालिक होता है। इक्विटी शेयर क्या होता है? उस कंपनी का मालिक माना जाएगा। जहां से भी अगर वो इक्विटी शेयर अगर लिया तो मालिक, प्रेफरेंस शेयर वाले नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, समता अंश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जबकि पूर्वाधिकार अंश को, पूर्वाधिकार का मतलब प्रेफरेंशियल, अगर बात करें प्रेफरेंस शेयर, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को जो है एक निर्धारित दर से जो लाभांश मिलेगा, पहले लाभ किसको मिलेगा? पूर्वाधिकारी अंश वाले को। अब इससे जो लाभ हानि जो भी है बच जाएगा, उसके बाद ही मिलेगा किसको? समता वाले को। पहले इसको नहीं मिलता, पहले इक्विटी शेयर वाले को प्रॉफिट नहीं मिलता है, पहले किसको मिलेगा? तो पूर्वाधिकार वाले अंश को मिलेगा। ठीक है, इसको मिलेगा, और उसके बाद अच्छा इसका जो प्रॉफिट होता है, इसका जो प्रॉफिट जो होगा वो फिक्स होता है, लेकिन इसका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। ज्यादा हुआ तो उसका, कम हुआ तो भी उसका, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले का अगर बात करें एक फिक्स रेट होता है। ठीक है ना, जो 10%, 5%, 7% वो फिक्स रेट के साथ उसको मिलता है। ठीक है बच्चों, निर्धारित दर से लाभांश देने के लिए बाद भी लाभ बच जाए, दूसरे शब्द में समता अंश पर लाभांश की कोई निर्धारित दर नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का, व्हाट इज मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? जब कंपनी के द्वारा, या तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो, न्यूनतम अभिदान से आपका क्या अभिप्राय है? देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जब कंपनी के द्वारा जब शेयर्स को इशू किए जाते हैं, उसमें अगर मान लीजिए आपको पहले से बता दिया है तो इतना उसको जो है ना आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है, वो आपको मिनिमम जो है ना एक लॉट तैयार कर लिया जाता है। देखो इसको बोला गया न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऐसे न्यूनतम राशि से है जो संचालक के विचार में निम्नलिखित कार्य के लिए प्राप्त होगी। पहला, क्रय की गई अथवा क्रय की जाने वाली संपत्ति के क्रय के मूल्य को चुकाने के लिए अंश के निर्गमन पर प्रारंभिक व्यय तथा अभिगोपन, कमीशन, दलाली चुकाने के लिए। दूसरी बात, कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन का 90% निर्धारित कर दी गई है। तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, जो कि बोला गया प्रारंभिक व्यय और अभिगोपन के कमीशन और दलाली चुकाने के लिए कम से कम 90% तक जो है ना यहाँ पे बातें कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 27 नंबर। बोला व्हाट इज मीन्ड बाय बेयर डिवेंचर्स, मतलब बाहक ऋण पत्र से आप क्या समझते हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आएगा, इसी वजह से मैंने लिया यहाँ पे। बोला इस प्रकार के ऋण पत्र के धारकों का नाम, पता कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है।
ठीक है। और ऋण पत्र को हस्तांतरण केवल बोला कि मात्र एक डिलीवरी मतलब सुपुर्दगी से हो जाती है और इन ऋण पत्र के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पास यह ऋण पत्र होगा। बाहक ऋण पत्र के साथ कूपन संलग्न नहीं होते हैं, मतलब होगा, शामिल किया जाएगा, जिनको बैंक में प्रस्तुत करके बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं बाहक ऋण पत्र, ठीक है, मतलब बियर डिबेंचर। सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं बच्चा यहाँ पे जिसका नाम रहेगा ना उसको, उस व्यक्ति को अगर बातें करें वो ब्याज या रुपया मिल सकता है, जिसका नाम नहीं रहेगा, जिसका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। बोला गया है परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहा जाता है, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब ये हुआ बच्चा, पहले से कोई ऋण पत्र है, मैं चाहता हूं उस डिवेंचर्स को चेंज कर लूं, ठीक है ना, मतलब उसको इक्विटी में चेंज कर लूं या प्रेफरेंस में चेंज कर लूं। बोला गया परिवर्तनीय ऋण पत्र उन ऋण पत्रों को कहा जाता है जो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्र की निर्धारित शर्तों के अनुसार समता अथवा पूर्वाधिकारी अंश में परिवर्तित कर सकता है। आपको सिंपल से भाषा में ये समझाना चाहूंगा, मान लीजिए आपने किसी इंसान को दुकान चलाने के लिए आपने पैसा दिया 50 लाख रुपया मान लो, लेकिन वो आपको रुपया चुकाने में असहमत है, तो आप क्या करोगे? या तो कहोगे भैया मैंने आपको जो 50 लाख रुपया दिया है मैं भी उस कंपनी का, मैं भी उस दुकान का पार्टनर बनूंगा, है ना। तो जैसे आप उस कंपनी का, उस दुकान का पार्टनर अगर बनते हो तो आपको वहां पे दो ऑप्शंस है। एक तो ऑप्शंस है या तो समता या तो पूर्वाधिकार, ये दो तरीके से आप कन्वर्ट हो सकते हो, है ना। तो बस यही सोच के हिसाब से यहाँ पे बातें कह रहा है, जो भी डिवेंचर्स है उस डिवेंचर्स को चाहे तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्र को निर्धारित शर्तों के अनुसार समता अथवा पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तित कर सकता है। दूसरे शब्दों में जिन ऋण पत्रों के समता या पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तित किया जा सके उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। उसी को कहते हैं बच्चा यहाँ पे परिवर्तनशील या परिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है। बात समझ में आया? जब पहले से कोई ऋण पत्र है, डिवेंचर्स है, ठीक है ना, लेकिन वो अब चाह रहा है जब भाई हमने इसको लोन दिया है, वो मुझे पैसा अगर बातें करें देने में असमर्थ है, तो मैं क्या करता हूँ उस कंपनी का हम भी साझेदार बन जाते, मैं तो पैसा दिया ही हूँ, ठीक है ना। बस ऐसे ही आप कर सकते हो, या तो एक इक्विटी बन जाओ या तो प्रेफरेंस बन जाओ, मतलब समता बन जाओ या तो पूर्वाधिकार उसका आप बन सकते हो। एक तरीके से क्या बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश या हिस्सेदारी, ठीक है ना। चलते हैं बच्चा नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे है 29 नंबर। बोला गया यहाँ पे ऋण पत्र के शोधन से आप क्या समझते हो? बोला गया यहाँ पे, तो इसका जवाब सुनो। ऋण पत्र के बोला गया शोधन का अर्थ ऋण पत्र की राशि का ऋण पत्र के अधिकारी को भुगतान करना। ऋण पत्र की राशि, जो भी राशि होगा ऋण पत्र का, उसको ऋण पत्र के अधिकार को भुगतान करना, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं शोधन से आशय ऋण पत्र पर देय राशि या भुगतान करने, मतलब जो जितना मुझे देना है। ऋण पत्र के प्रति दायित्व को समाप्त करना और शोधन की शर्तें ऋण पत्र के निर्गमन के लिए आवेदन और आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए और प्रभावी विवरण में वर्णित होता है। अतः ऋण पत्र का शोधन इनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार या निश्चित अवधि के पश्चात करके या इन्हें बाजार क्रय करके किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं बच्चा, मतलब यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बोला ऋण पत्र के शोधन, जैसे मतलब ये हुआ आप पैसा निकालते हो, ठीक है ना, तो बस पैसा निकालना ही एक तरीके से यहाँ पे लोन का जो डिवेंचर्स का जो अमाउंट है उसको निकालना ही, देना ही एक तरीके से यहाँ पे रिडम्पशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 30 नंबर। ऋण पर शोधन की क्या विधि, आप इसको कैसे निकाल सकते हो? तो बोला कि ऋण पत्र के शोधन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार है। पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक निश्चित अवधि होना चाहिए, समय होना चाहिए। जब समय हो जाएगा तो ऋण पत्र की समस्त राशि को एक साथ भुगतान करके शोधन किया जाता है। पहली बात, या तो एक के साथ देके खत्म करो, या ऋण पत्र का किस्तों में, मतलब किस्त में या तो इंस्टॉलमेंट में लॉटरी विधि द्वारा भी शोधन किया जा सकता है, उसको पेमेंट किया जा सकता है।
तीसरी बात, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करके शोधन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछला प्रश्न लिया था, जो भी लोन होता है या डिबेंचर्स होता है उसको हम अंश में, जिसको मैंने बोला इक्विटी में या प्रेफरेंस में, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षमता या पूर्वाधिकार में कन्वर्ट करके भी उसको खत्म किया जा सकता है लेन देन को। चौथी बात, खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्र को क्रय करके शोधन किया जा सकता है। मतलब जो आप जहां पे अगर बातें करें, ओपन मार्केट की बातें कर रहा हूं, जहां पे आपने डिबेंचर्स को उल्टा खुद के खरीद लो, वहां पे बड़े बड़े खासकर कंपनी में होती है, अपना ही जो है ना शेयर्स को परचेज करके अगर बात करें दूसरे को बेच दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी बात को ऋण को समाप्त कर दिया जाता है। चलो, इसका मतलब यही हुआ, जब आप मान लो कर्जे में हो, ठीक है ना, और आपका कोई जमीन, और जो जमीन लिया है वो कर्जा से लिया, तब क्या करो, जमीन बेच दो, जो कर्जा उसको लेकर चुकता कर दो, बात खत्म कर दो। यही तो बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा होता है। ये सिंपल सा उदाहरण था। अब बोला गया अगला प्रश्न 31 नंबर, 31 नंबर बोला गया अनुपात विश्लेषण क्या होता है बच्चों। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया अनुपात एक ऐसे संख्यात्मक संबंध प्रदर्शित करता है जो वित्तीय विवरण के दो या दो से अधिक मदों के बीच मापा जाता है। हंट विलियम के द्वारा या डोनाल्ड्स के अनुसार अनुपात वित्तीय विवरण या लेखांकन से प्राप्त संख्याओं के संबंध अंक गणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है, जो कि हमने आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न इंग्लिश के हिसाब से बताए हैं। रेशियो एनालिसिस आपको मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने लेके बताया, और इस वीडियो में एक क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है अनुपात विश्लेषण क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो रेशियो एनालिसिस एक ऐसा होता है जिसमें संख्यात्मक वित्तीय स्थिति को सही तरीके से पहचानने के लिए या स्थिति को जानने के लिए हम लोग है ना रेशियो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आरक्षित पूंजी किसे कहते हैं, मतलब रिजर्व कैपिटल किसको कहते हैं, और इसको किस तरीके से हम कह सकते हैं, क्या यह पूंजी संचय से भिन्न होती है। चलो देखते हैं यहाँ पे। बोला गया आरक्षित पूंजी या मांगी हुई पूंजी का वो भाग होता है जो समापन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में मंगाया नहीं जाएगा। आरक्षित पूंजी पूंजीगत संचय में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला अनिवार्यता देख लेते हैं। आरक्षित पूंजी बोला कि निर्माण करना अनिवार्य नहीं है। ये जो आरक्षित पूंजी है, अगर बात करें यहाँ पे जो रिजर्व कैपिटल की बातें कर रहे हैं, बोला कि इसको निर्माण करना अनिवार्य नहीं है, जबकि पूंजीगत जो लाभ होता है इसका निर्माण करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब आगे बोला कि यहाँ पे विशेष प्रस्ताव ये है, आरक्षित पूंजी के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है, पास किया जाना चाहिए, जबकि पूंजीगत संचय के लिए निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव पास करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। स्थिति विवरण में अगर लेखा के अगर देखें, बोला आरक्षित पूंजी स्थिति विवरण में नहीं दिखाए जाते। ध्यान रखना, आरक्षित पूंजी होता है जो कैपिटल जो रिजर्व होता है वो बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता है, जबकि कैपिटल्स अगर बात करें जो कैपिटल रिजर्व होता है उसको विवरण में दायित्व में कैपिटल्स में अगर बातें करें वो दिखाया जाता है और अधिक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रयोग कहाँ पे है, कहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आरक्षित पूंजी का, ठीक है ना। जो कैपिटल जो रिजर्व कैपिटल है उसको कहां पे हम लोग दिखा सकते हैं, लगे आरक्षित पूंजी का प्रयोग कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। ये ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कहां पे प्रयोग किया जाता है बच्चा, बोला आरक्षित पूंजी का प्रयोग कंपनी के समापन की दशा में भी किया जाता है, जबकि पूंजीगत संचय का प्रयोग कंपनी के जीवन काल में पूंजीगत हानि को पूरा करने में अथवा बोनस अंशों को निर्गमन में किया जाता है। ये ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये आपको पता है ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में भी आते हैं। जब 2 मार्क्स में आएगा तो आपको छोटा सा आपको जवाब देने हैं, लेकिन आप इतना भी लिखोगे तभी भी आपको ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चॉइस इज योर, तो आपको किसमें लिखना है, तो लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने कोडिंग किया है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं 33 नंबर। बोला गया है कंपनी के वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हो। देखो वित्तीय जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश में बात करते हैं इसको, बोला गया वित्तीय विवरण से आशय 2 विवरणों से होता है। एक आय इनकम मतलब आय विवरण मतलब इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या दूसरा प्रॉफिट या लॉस बोल सकते हैं, या दूसरा स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठा जिसको बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। तो क्या बात समझ में आया बच्चा। तो वित्तीय जो विवरण होता है यहाँ पे 2 विवरण से होता है। एक तो हुआ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या दूसरा स्थिति जो बोला गया वो है आपका बैलेंस शीट। आय विवरण हानि या लाभ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो आय
क्या बोलते हैं स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड जो लॉस है वो आपको दिखाया जाएगा। जबकि स्थिति को विवरण या आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय के द्वारा संपत्ति, दायित्व तथा पूंजी को प्रदर्शित करता है। आर्थिक चिट्ठा जो होता है बच्चा वो कंपनी के अगर कहा जाए तो बोला गया संपत्ति, एसेट, लायबिलिटीज कितने हैं नहीं है उसके बारे में दिखाया जाएगा। तो अल्टीमेट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं जो कंपनी का जो वित्तीय विवरण जो होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, खासकर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की बातें करो, प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करो या आप बैलेंस शीट की बातें करो, ये हर एक स्थिति जो है ये विवरण जो मैंने नाम दिया, ठीक है, इनकम या एक्सपेंडिचर्स का, प्रॉफिट या लॉस का, ये एक फाइनेंशियल पोजीशन होता है किसी भी कंपनी को बताने के लिए या देखने के लिए। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 34 नंबर बोला गया रोकड़ प्रवाह से क्या समझते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बात बोला जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। वैसे मुझे हिंदी में बात करना है तो बोला कि रोकड़ प्रवाह के विवरण क्या है, बोल सकते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसे विवरण होता है जिसमें हम सिर्फ रोकड़ से संबंधित ही बात कर सकते हैं, सिर्फ कैश से ही बातें करेंगे। जो कैश से ट्रांजैक्शंस होगा, जो लेन देन हमेशा कैश में होगा, रोकड़ में होगा, सिर्फ उसी से जो संबंधित होगा ना उसी को हम लोग जो है ना खासकर कैश मतलब रोकड़ प्रवाह में ही लिख सकते हैं, अन्यथा हम लोग उधारी वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो देखियो इसको बोला गया परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ होना चाहिए, मतलब कैश की ही बातें होना चाहिए। विनियोग क्रिया से आप शुद्ध रोकड़ ही प्राप्त होता है, वित्त प्रभुति क्रियाओं से भी शुद्ध रोकड़ ही प्राप्त होता है और रोकड़ प्रवाह एवं रोकड़ से शुद्ध परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाते हो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग की बातें करें, इन्वेस्टिंग की बातें करें या फाइनेंसिंग की बातें करें, तीनों केस में आपको सिर्फ रोकड़ मतलब कैश से ही रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आने जाने चाहिए। इसके अलावा इसमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में या कह सकते हैं कैश जो प्रवाह दिया गया, रोकड़ प्रवाह दिया गया, इसमें उधारी की जगह नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर उधारी की जगह नहीं है, सिर्फ नगद की जगह है, सिर्फ रोकड़ प्रवाह की जरूरत है, वही शुद्ध। ठीक है ना। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चा। अब चलते हैं 35 नंबर। बोला गया यहाँ पे वसूली खाता तथा पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या अंतर है। मैंने यहाँ पे छोटा 2 मार्क्स से क्वेश्चन लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाता में कुछ अंतर ये है, सबसे पहले ये देख लेते हैं जो फर्म के विघटन के बाद जो डिसोल्यूशन होता है ना, तो पहला काम फर्म की समाप्ति का विक्रय तथा वसूली दायित्व को भुगतान करना होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक वसूली खाता खोला जाता है। बात समझ में आया मैंने क्या बोला। जब पूरे तरीके से कंपनी या कोई भी अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है बंद होने के कगार पे या बंद हो चुका, डिसोल्यूशन अगर हो चुका है तो डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चा, तो डिसोल्यूशन के केस में होता है सारी संपत्तियों को बेचना, जितना भी दायित्व है उसको भुगतान करना। ये सब के लिए हम लोग कौन से खाता बनाते हैं, बनाते हैं वसूली खाता। तो सारे संपत्तियों को, एसेट को, लायबिलिटीज को अगर हम क्लियर करें उसके लिए मुझे रिलेशन अकाउंट में हम लिखते हैं। दूसरी बात, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, ये एक वास्तविक खाता है। ठीक है, बोला गया ये भी नॉमिनल की बात चलेगा। बोला गया जो संपत्ति या दायित्व के पुनर्मूल्यांकन हुए हैं या परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन को दिखाया जाएगा। जब कोई पार्टनर आता है और आने के बाद कुछ परिवर्तन होता है उसके लिए बनाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। लेकिन जब कोई फर्म या बिजनेस पूरे तरीके से खत्म होता है या बंद कर दिया जाता है उस केस में जो भी अगर संपत्ति होगा उसको बेच के या जो भी दायित्व होगा उसको भुगतान करके उस सारे चीज को जो निदान किया जाता है उसके लिए बनाया जाता है वसूली खाता। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगला प्रश्न पे आते हैं 36 नंबर। अंशों के अधि अभिवादन से क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बातें चल रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अधि अभिदान की मतलब यहाँ पे जो हुआ वो हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन। अधि मतलब क्या, ओवर ज्यादा, और अभिदान मतलब सब्सक्रिप्शन। बोला गया अच्छी कंपनियों में जितने अंश आवंटन के लिए होते हैं मतलब एलोकेशन के लिए होते हैं उनसे अधिक अगर आवेदन पत्र आ जाते हैं इस स्थिति को हम लोग अधि अभिदान सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। ऐसी दशा में कंपनी को आवश्यकता से अधिक आवेदन राशि प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये हुआ आपने पब्लिक से मांगा 1000, पब्लिक ने जमा कर दिया, सॉरी 1000 नहीं है ये 100 रुपया है। ठीक है ना, पब्लिक से आपने मांगा 100 रुपया, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने आपको दे दिया 200। इसका मतलब 100 रुपया यहाँ पे क्या है,
ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, इसी को कहते हैं। या तो वो लौटा देता है ना, उसको डीप में मैं कोई भी क्वेश्चंस की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद करना है, समझना है, मैं तो समझा की बात कर रहा हूं। लेकिन ये ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब क्या होता नहीं होता है, इस सब मैंने आपको बताया है। फिलहाल यहाँ पे बोला गया 37 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आ गया। बोला कि वित्तीय विश्लेषण से क्या समझते हो। बोला कि वित्तीय विवरण किसी संस्था की वित्तीय स्थिति या संबंधित सूचना प्राप्त प्रदान करने वाले साधन है, जिसमें बोला कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण का अर्थ किसी संस्था की आर्थिक लाभ कमाने की स्थिति का पता लगाने के लिए विवरणों के तथ्य को इस प्रकार वर्गीकृत किया करना होता है जिनका एक दूसरे से संबंध स्थापित किया। मतलब ये हुआ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हम अगर सिंपल से भाषा में ये कहें, जब पिछला साल क्या हुआ और अगला साल क्या होगा उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या पता चलता है कि कंपनी का क्या प्रॉफिट बनेगा, क्या लॉस बनेगा, ठीक है ना। ये सब स्थिति को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, वित्तीय विश्लेषण करते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल जो एनालिसिस होता है वो सिंपल सा एक ऐसा विश्लेषण होता है, एक ऐसा एनालिसिस होता है जिससे कंपनी की स्थिति, चाहे वो फिक्स एसेट के लिए हो, लिक्विड एसेट के लिए हो या लायबिलिटी के लिए हो, वो जांचना परखना होता है। ये एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ये एक एनालिसिस होता है जिसके बिहाफ में कंपनी क्या करता है, आगे का कोई कदम जो इन्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है या कोई नया काम करने की अगर बातें करें, वो इससे अच्छे तरीके से अवगत हो जाता है और वो पूरा काम कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 37 नंबर। फिलहाल आपको अगर जो मैंने बात बोला वो आपको नहीं समझ में तो ये बातें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है 38 नंबर। तो 38 नंबर क्या है बच्चों, अंशों की जब्ती क्या है। अगर मान लीजिए कोई शेयर्स का पैसा नहीं देता है तो उसके अंश को, उसके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है ना, नहीं देने पर ही। तो देखो यहाँ पे इसको पूरा पढ़ना है। बोला गया है जब कोई अंशधारी आवंटन या किसी याचना की राशि भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। अगर आपको 2 मार्क्स में आए तो आप इतना लिख लेना, अब बाकी बात 5 मार्क्स में आएगा तो पूरा लिख लेना, बात खत्म। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, भुगतान करने के लिए सूचना में जो तिथि निर्धारित की जाए वो अंशधारी को सूचना मिलने के कम से कम 14 दिन बाद ही होनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेरा पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, जो याचना हमने मांगा था, जो हमने कॉल मनी मांगा, ठीक है ना, तो जो मैंने अगर कॉल मनी मांगा और वो भुगतान मुझे नहीं हुआ एज ए कंपनी, तो मैं क्या करूंगा, 14 दिन का उसको टाइम दूंगा कम से कम, ठीक है ना। जो 14 दिन के अंदर जो भी कॉल मनी है वो पूरा कर दे, अन्यथा नहीं पूरा करने के संदर्भ में उसके जो भी अंश है उसको जब्त कर लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक नोटिस निर्धारित तिथि तक उसको भुगतान के हिसाब से भेज देते हैं और उसके बाद भी अगर नहीं देगा तब उसके अंश को क्या कर लेते हैं, समय के साथ कंपनी है ना उसके अंतर नियमों के वर्णित नियमों को ठीक ठाक पालन करने के लिए फिर बाद में उसको जब्त कर लिया जाता है। बात इतना समझ में आ गया। अब बाकी इसको अच्छे ठीक ठाक से पढ़ लेना, आपको जवाब 5 मार्क्स का मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको समझा दिया, जब कोई पैसा याचना कंपनी के द्वारा मांगने पे जैसे शेयर हुआ, इससे सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लो आप LIC का प्रीमियम दे, ठीक है ना, मिनिमम कहता है 5 साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, है ना। किसी भी कंपनी का रूल्स होता है इंश्योरेंस का, तो कम से कम 5 साल का भरो, तब जो है ना वो आपको एक तरीके से जो आपने पैसा जमा किया है उसके कुछ अमाउंट मिल सकते हैं, कम से कम, ज्यादा तो जितना बोला उतना भरो, ठीक है ना। तो यही है, अगर मान लीजिए 5 कॉल की बातें बोला गया, 5 कॉल आपको भरने हैं, बाकी बात कंपनी के द्वारा बार बार आपको कॉल किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है प्रीमियम भरे और आप नहीं भरते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या किया जाएगा, जो भी पैसा है वो आपको जब्त कर लिया जाएगा। इतनी सी बात है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर बोला गया आयगत लाभ एवं पूंजीगत लाभ में क्या अंतर है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। तो बोला ऐसा लाभ जो अस्थायी या पूंजीगत प्राकृतिक की होती है जिन्हें या उन्हें पूंजीगत लाभ कहा जाता है। उदाहरण के लिए वसीयत, आजीवन सदस्य शुल्क, भवन निर्माण के लिए या टूर्नामेंट के लिए जो दान आते हैं उसी को बोलते हैं आयगत लाभ, रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू प्रॉफिट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से ये बोला कि वैसा पूंजीगत प्राकृतिक की होती है। ये जो लाभ होता है ना एकदम से अस्थाई या कैपिटलिस्ट
या बोल सकते हैं पूंजीगत लाभ होता है। दूसरी बात, ऐसे लाभ जिनकी प्राप्ति बार बार एवं छोटी राशि की होती रहती है वो आयगत लाभ कहलाती है। ऐसे लाभ जिनकी प्राप्त बार बार होती है, छोटी मोटी राशि मिलते रहती है, उसको आयत लाभ कहते हैं। और जैसे चंदे, बैंक में जमा पर ब्याज, स्कूल का फीस आदि पूंजीगत लाभ दायित्व होती है, और आयगत लाभ एवं आगम के लिए होता है। ठीक है, अंततः पूंजी लाभ बोला गया और आयगत लाभ बोला गया, तुलनात्मक अध्ययन करने से बात की जानकारी मिलती है। इन दोनों की प्राकृतिक लक्षण अलग अलग होते हैं, इसीलिए इन दोनों में अंतर पाए जाते हैं। तो आपको बस इतनी सी बात करना है, जो आयगत लाभ है और पूंजीगत लाभ है, दोनों में क्या रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव नहीं हो रहा है, किसमें कौन सा आइटम जाएगा, कौन सा आइटम नहीं जाएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। इसके फॉर्मेट भी आपको याद कर लेने हैं, बाकी बात इसको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर। बोला कि अनुपात विश्लेषण के 5 उद्देश्य को बताना है। ठीक है, अच्छी बात। देखो, बोला गया अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य जो होता है वो प्रमुख रूप से प्रबंध के आधारभूत कार्य योजना प्लान के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, कंट्रोलिंग के लिए होता है। ठीक है ना, स्टाफिंग या हम बोल सकते हैं प्रबंधन के लिए, कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए अनुपात का विश्लेषण होना बहुत ही जरूरी है। इसका मेन और मुख्य उद्देश्य यह है जब भूतकालीन अनुपात द्वारा लागत, विक्रय, लाभ और अन्य संबंधित तथ्य की प्रवृत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उनके आधार पर भावी घटना के विषय को घोषणा की जाती है। मतलब ये सिंपल सा ये है, जो अनुपात विश्लेषण जो हम लोग करते हैं, मतलब जो रेशियो एनालिसिस करते हैं, वो खासकर भविष्य में कैसा होगा कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, उसको जांच परख करने के लिए हम लोग ये रेशियो एनालिसिस या कह सकते हैं अनुपात विश्लेषण करते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी बात बोला कि आदर्श अनुपात, आइडियल जो रेशियो की रचना की जा सकती है, वो प्रमुख अनुपात के बीच में पाए जाने वाले संबंध को इच्छित समन्वय के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 2:1, ये आइडियल रेशियो माना जाएगा। जो 2 एसेट हुआ, मतलब 2 रुपया आपके पास है, 1 रुपया देना है, तो ऐसे वाली स्थिति में कंपनी अगर रहता है तो ये आइडियल रेशियो माना जाता है। अब जहां पे 1:1 रहा, 1 रुपया आपके पास, 1 रुपया देना है, तो कुछ बचेगा नहीं ना। अब यहाँ पे 2 रुपया आपके पास है और 1 रुपया देना है, तो 1 रुपया बचेगा, मतलब पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से। फिर बोला कि विक्रय नियंत्रण एवं लागत नियंत्रण में भी अनुपातों की सहायता ली जा सकती है और अनुपात के प्रयोग द्वारा संवहन का कार्य सरल हो जाता है और इसके आधार पर सरलता पूर्वक बताया जा सकता है कि 2 अवधियों के बीच क्या क्या हुआ। 2 अवधियों का मतलब ये होता है कि पिछला साल और प्रेजेंट जो साल चल रहा है, जो अभी जो चल रहा है वर्तमान में, दोनों में क्या स्थिति है, सही है या गलत है, तो उसको हम लोग जो है ना एनालिसिस करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, अनुपात का विश्लेषण करते हैं। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया है तो आपको इसको समझ लेने अच्छे तरीके से, मैंने क्या क्या बोला है, और याद भी कर लेने। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 41 नंबर बोला गया यहाँ पे लाभदायकता अनुपात से आप क्या समझते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो लाभदायकता जो अनुपात होगा वो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। खासकर आपको जो एक छोड़ देना है वो है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। साथ ही बोला गया प्रत्येक संस्था का यह प्रयत्न होता है कि प्राप्त लाभ की मात्रा न केवल निरपेक्ष रूप से एब्सोल्यूट हो बल्कि सापेक्षिक रूप से अगर कहा जाए अधिक हो, अर्थात उस संस्था में प्रयुक्त पूंजी एवं साहस की तुलना में लाभ की मात्रा प्राप्त हो और एक व्यावसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध साधनों में अधिकतम प्रयोग से अधिकतम लाभ कमाने की क्षमता होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं लाभदायकता। मतलब जितना से ज्यादा प्रॉफिट होगा वही चाहेगा ना। कोई कंपनी का लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, तो वो अनुपात ऐसा सेट करेगा जिससे जितना भी पूंजी वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट कमाने की बातें करेगा। 42 नंबर प्रश्न बोला गया बच्चा यहाँ पे, अस्थायी प्रभार तथा चल प्रभार से आप क्या समझते हो। तो अस्थायी प्रभार किसको कहते हैं, जब प्रभार को कंपनी को निश्चित संपत्तियों के विरुद्ध सृजित किया जाता है, इसे स्थिर प्रभार कहा जाता है। और चल प्रभार बोला गया जब प्रभार को कंपनी की सभी संपत्तियों को उन संपत्तियों को छोड़कर जो कि सुरक्षित लेनदार को दी गई के विरुद्ध सृजित किया जाता है, उसे चल प्रवाह कहते हैं। मतलब जिसके पास कंपनी के पास रहेगा वो स्थिर प्रवाह है, बाकी जो दिया जाएगा उसको बोलते हैं चल प्रवाह बोलते हैं। सिंपल सी भाषा। अगला बोला गया संचय और प्रावधान में क्या अंतर है, बहुत ही अंतर है। बोला गया संचय बोला गया तात्पर्य उससे है उस लाभ के एक भाग का व्यापार में भविष्य में होने वाली अज्ञात या दायित्व के लिए नियोजित किया जाता है।
संचय किसको बोलते हैं? भविष्य में किसी प्रकार के लाभ, क्या बोलते हैं, हानि होने, लाभ की बात नहीं, भविष्य में अगर कंपनी में अगर कुछ भी अगर हानि होता है, उस हानि को पूरा करने के लिए या व्यापार में भविष्य में कुछ भी अगर मान लीजिए अज्ञात घटना अगर होती है, उसको नियोजित करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए रिजर्व रखने की जरूरत पड़ता है। वही अगर बात करें प्रावधान के लिए, तो बोला कि प्रावधान, जबकि प्रावधान एक निश्चित राशि का एक ज्ञात दायित्व का होता है, मतलब पहले से हमको मालूम होता है जो उसमें खर्च करने हैं, उसके लिए मैंने इतना रुपया रखा है, ठीक है। मतलब ये हुआ, आप LIC का प्रीमियम, जैसे मान लो आप नौकरी करते हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको कुछ पहले से दायित्व मालूम है, जो मुझे किराया भरना है, मुझे ट्यूशन फीस देने हैं, ठीक है ना, ये हुआ प्रोविजंस। उसके लिए जो पैसा रखते हो वो क्या हो जाएगा? प्रोविजंस, ठीक है ना। प्रावधान, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्रावधान, जो पहले से ज्ञात है ना, जो ट्यूशन फीस देना है, रेंट देना है, हॉस्टल वाले को कितना देना है, तो ये सब क्या हुआ? ये ज्ञात है, इसको बोलेंगे प्रावधान। लेकिन जो आपको ज्ञात नहीं है और उसके लिए भविष्य के लिए आप उसको जमा करके रखते हो, जो कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व, मतलब उसको बोलते हैं संचय, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 44। बोला कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरण की मद को साथ इस प्रकार दिखाया जाए कि उनकी तुलना, निष्कर्ष निकाला जा सके, और ऐसे विवरण को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहा जाता है। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब ये हुआ जो पिछला साल इतना का मुझे जो है ना, अगर कहा जाए रेवेन्यू ऑपरेट हुआ था, अब इस साल इतना ही है, इसका मतलब ये हुआ जो कंपेयर करें, पिछला साल मुझे 5 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था, इस साल मुझे 3 लाख प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट नीचे चला गया, ठीक है ना। 5 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख का घाटा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करना होता है, चाहे कोई भी कंपनी का विवरण हो, ठीक है बच्चा। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है? तो अंशधारी वे व्यक्ति होते हैं जो अंश दान करते हैं, मतलब अपना शेयर, अथवा अंशों के स्वामी होते हैं, शेयर्स के अगर बातें करें तो वो ऑनर्स होते हैं, जो कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाता है, ठीक है। मतलब जो भी, अगर मान लीजिए आप कोई भी दुकान का पार्टनर्स है या किसी भी कंपनी के आप ऑनर्स है, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए दूसरे कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसमें जितना भी शेयर है आप उतना का मालिक हुए ना जी, है कि नहीं? तो वही बात बोला गया। तो यहाँ पे वैसे ही है, जो आप कंपनी के क्या बोल सकते हैं, अंशधारी कहलाएंगे। वही बोला गया ऋण पत्रधारी क्या होता है? तो ऋण पत्रधारी बोला गया यहाँ पे एक वैसे होते हैं जो लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी, ऋण लिया है ना, कर्ज लिया है ना, तो वो एक क्या होगा? लेनदार है, जो कभी न कभी उसको फ्यूचर में रुपया देना है। इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभी ऋण पत्रधारी भी अपने हितों की सुरक्षा हेतु एक आधा संचालक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसको सिंपल सी भाषा में अगर कहें, अंशधारी को वोट देने का अधिकार है, ऋण पत्रधारी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अंशधारी होता है वो एक मालिक माना जाता है, ऋण पत्रधारी मालिक नहीं माना जाता है, ठीक है। पहले इसको पेमेंट की बातें किया जाएगा, बाद में इसको पेमेंट की बात किया जाएगा, ठीक है। इतना अंतर तो समझ में आ गया ना। चलो बच्चों, अब अगला बात कर लेते हैं 46 नंबर। बोला गया यहाँ पे लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हो, इसका उद्देश्य क्या है? बोला गया RN एथोनी के अनुसार लेखांकन अनुपात एक साधारणता एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना एवं एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पे जो अनुपात निकलता है, उस अनुपात को हम लोग लेखांकन या अनुपात कहा जाता है। इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो देखो किस उद्देश्य से यूज कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे बोला गया है संस्था के लाभदायकता की मापना करने के लिए, व्यवसाय की परिचालन को कुशल निर्धारित करने के लिए, व्यवसाय की शोधन क्षमता को मूल्यांकन करने के लिए, पूर्वानुमान एवं बजट के सहायता प्रदान करने के लिए, लेखांकन सूचनाओं को सरल बनाने के लिए और तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता प्रदान करने के लिए, और निर्णय लेने में प्रबंध को मदद मिलती है और वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान होती है। तो यहाँ पे इतनी मैंने बातें लिखा है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, जिससे क्या होगा आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बस याद करना है। ये जो आपके पास बिल्कुल 1 महीना नहीं, ठीक है ना, तो 1 महीना नहीं है, जितना भी समय है उस समय में आपको बस याद करने पे फोकस देना है। जहां पे जो भी है याद करो, बनाओ, बस लगे रहो। कम से कम 14 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। अभी मोबाइल फोन पे सिर्फ पढ़ाई वाली ही बातें होने चाहिए, आप कोई भी इधर का उधर का बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बस यही जो है बच्चा, आपका जो भी समय अभी बचा हुआ है, चाहे 20 दिन का, 25 दिन का या 30 दिन का, ठीक है ना,
उतना दिन अब अच्छे तरीके से कम फोकस कर लो। आपने एक साल कुछ नहीं पढ़ा, 1.5 साल कुछ नहीं पढ़ा, अब 1 साल से कुछ बार नहीं पढ़ा, तो लास्ट है 1 महीना, उसमें अच्छे तरीके से समय दे दो, याद कर लो, रट जाओ, अभी रट लो, है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे क्या कर, या तो रट लो या तो समझने पे ध्यान दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है समझना। अगर आप कोई चीज अगर समझ जाते हैं ना तो उसका अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपने शब्दों में, ठीक है ना। और जहां पे लगे नहीं ये जो चैप्टर है मुझे समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना, खासकर अगर कहा जाए कुछ बच्चे को शेयर से जो रिलेटेड होता है फॉरफिटेड करना, ठीक है ना, जो जब्त कर लिया जाता है फिर से पुनर्निगमन कर दिया जाता है, रीइश्यू कर दिया जाता है, उसका एंट्री पास करने में उसके कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, है ना। उसके बाद डिवेंचर्स में सेम प्रोसेस इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं उससे प्रॉब्लम आते हैं। तो इस सब पे अगर आपको ज्यादा अगर टाइम व्यतीत नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो आपको आता है उस पे ज्यादा ध्यान दो। और जिस चैप्टर पे आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूमेरिकल्स में बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका थ्योरेटिकल याद कर लो ना यार, ऑप्शन तो रहता है आपके पास, है कि नहीं। तो बिहार बोर्ड में यही तो एक ऑप्शन दिया है, 50% का ऑप्शन है। आप अगर न्यूमेरिकल्स नहीं बनाना चाहते तो इसके जगह पे आप थ्योरेटिकल लिख लो, बात सिंपल। जो जिस चैप्टर का अगर मान लीजिए जिस चैप्टर का अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर नहीं बन पा रहा है तो वहां पे आप थ्योरेटिकल बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 47 नंबर बोला गया लाभों पे प्रभार तथा लाभों के बंटवारे में अंतर, तो मैंने बता दिया, फिर भी ये क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे लाभों के प्रभार एवं लाभों के बंटवारे में यहाँ पे अंतर निम्न है। लाभ का प्रभाव मतलब चार्ज एंगेंस्ट प्रॉफिट, लाभों के बंटवारा का अर्थ कि पूंजी पे पूरा ब्याज दिया जाएगा चाहे वो फर्म का लाभ हो या हानि। लाभों का बंटवारा जो होगा वो प्रॉफिट मिलने के बाद ही हो सकता है। लाभों के बंटवारा का अर्थ है कि सभी प्रभार एवं विनियोजित जो भी है के बाद जब सब सेटलमेंट हो जाएगा जो बचेगा उसी को जो है ना साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 48 वाला है, किन्हीं 3 उद्देश्य का उल्लेख करें जिनके लिए अंश प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। देखो 3 उद्देश्य इस प्रकार के हैं जिनके लिए अंश प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। पहला, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलेखित करने के लिए। दूसरी बात, विद्यमान अंशधारी को पुनर्दत्त बोनस अंश के निर्गमन के लिए। और तीसरी बात, अंश या ऋण पत्र के निर्गमन पर दी गई कटौती के अपलेखित करने के लिए। ये 3 उद्देश्य होते हैं जिनके लिए प्रीमियम अंश जो होता है, शेयर जो होते हैं, उसको प्रीमियम पर यूज किया जा सकता है। तो कंपनी को जो भी लॉसेज हुआ उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए होता है। पहली बात, विद्यमान अंशधारी को बोनस के लिए दिया जाता है। और तीसरी बात बोला अंश या ऋण पत्र के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलेखित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गया। ये है 48 नंबर। और 49 नंबर जो होगा वो एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये देख सकते हो चालू खाता, ठीक है, सॉरी चालू खाता बोले चालू अनुपात, मतलब यहाँ पे जो करंट रेशियो दिया गया वो कार्यशील पूंजी का 1.5 लाख है और चालू संपत्ति में चालू दायित्व की राशि ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मान लो यहाँ पे जो चालू दायित्व है, मतलब यहाँ जो लायबिलिटीज की बातें कर रहे हैं, जो करंट जो लायबिलिटीज है वो क्या है, एक्स है। और वर्किंग जो कैपिटल है वो कैसे निकालते हैं बच्चा, WC। वर्किंग जो कैपिटल होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो करंट एसेट होगा ना, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। करंट एसेट माइनस अगर कहा जाए करंट लायबिलिटीज अगर कर दिया जाए तो WC निकल के आ जाता है, वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गया। अगर जैसे ही मैंने माना यहाँ पे जो CL है, करंट लायबिलिटी X है, तो ये तो 2x माइनस एक्स तो हो जाए। क्यों हुआ ये 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये 2:1 है। इसको रेशियो मान ये 2x हुआ और ये x हुआ, 2 माइनस एक्स कितना बचेगा, x। तो यहाँ पे 1.5 लाख है ना, तो x जो करंट लायबिलिटी जो हो 1.5 लाख हुआ। अब बोला कि करंट एसेट कितना है, तो अगर x का वैल्यू अगर 1.5 लाख है, अगर x का वैल्यू 1.5 लाख है तो यहाँ पे x के जगह पर 2 इंटू 1.5 लाख यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख रुपया आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 लाख जो होगा वो करंट एसेट होगा और 1.5 लाख जो होगा वो करंट लायबिलिटीज होगा। वैसे भी रेशियो अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको जस्टिफिकेशन चाहिए क्या आंसर सही है नहीं है बताओ। 2:1 बोला गया, तो करंट एसेट और ये करंट लायबिलिटीज का है। तो आपके पास जो करंट एसेट हो कितना है, 3 लाख है ना, तो यहाँ पर आप 3 लाख लिख दो। उसके बाद यहाँ पे करंट एसेट कितना है, सॉरी करंट लायबिलिटीज कितना है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख दो। अब देखो 4 0 4 0, 15 का 15, अब 15 दूना 30, तभी तो रेशियो कितना निकल कर आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है ना। तो ये जस्टिफिकेशन। तो मेरा कहना है यहाँ पे ये बचाओ, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस
खासकर आपको याद कर लेने हैं, मतलब बना लेने हैं, ठीक है ना। इसको याद नहीं करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस याद मत करो, ठीक है ना। उसके आइटम्स को याद रखो, लेकिन हम कहेंगे थ्योरेटिकल को याद ज्यादा करो अगर याद करने वाली चीजें हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझ के हिसाब से बनाओ, प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। और जब पूरा बना लेते हो तो उसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला कि कुल लाभ अनुपात से आप क्या समझते हो, इसकी गणना कैसे किया जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कुल लाभ अनुपात या बिक्री कुल लाभ का उपांत ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बातें कर रहे हैं। शुद्ध बिक्री और बेची गई वस्तु की लागत का अंतर कुल लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह शुद्ध बिक्री पर कुल लाभ के उपरांत मार्जिन को ही प्रदर्शित करता है। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप ज्यादा इस पे बातें नहीं है, बस इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये जो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने जो बताया उससे ज्यादा ही क्वेश्चन था उसमें, लेकिन ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 50 क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने, बना लेने, प्रैक्टिस कर लेना है। और आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सबसे पहला जो है ना, मेरा यहाँ पे दायित्व बनता है उसको पूरे सही तरीके से अच्छे ढंग से कंप्लीट करना, पूरा करना, और आपका स्कोर को अच्छे तरीके से मेंटेन करना, ठीक है ना। मतलब आपका स्कोर, आपका मार्क्स अच्छे तरीके से दिलवाना, ठीक है। तो आप मुझे करना बस इतना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, और आपको ये समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, खासकर लेखांकन की अगर बात करें, लेखा शास्त्री अकाउंटेंसी का, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2026, जो कि लगभग में 1 महीने से भी कम आपका समय रह चुका है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आपका वीडियो पूरे तरीके से तैयार है, बन के मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।